नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य ओक जबलपुर से हूँ। इंटेंसिविस्ट हूँ जामदौर हॉस्पिटल जबलपुर में। ये छोटा सा चैनल मैंने चालू किया है, क्रिटिकल केयर बेसिक्स, और इस चैनल में मैं ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ ईसीजी ट्यूटोरियल की, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ नर्सेस और बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स उनको ईसीजी पढ़ने में या ईसीजी के बेसिस पे अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर। उसको कई भागों में कंप्लीट किया जाएगा ईसीजी को। ये ईसीजी क्लास से आपको बाकी किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, इतना उसको कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम टाइम सिंपल बनाने की रखने की कोशिश की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ईसीजी ट्यूटोरियल 1। Why is ECG expertise required for ICU professional in ICU? ICU में ECG की ज़रूरत क्यों है? Why I am giving so much importance to ECG? ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू है। सिस्टमैटिक रिव्यू मतलब अनेक जो पब्लिश स्टडीज़ रहती है उनका संकलन किया जाता है, उनका अभ्यास किया जाता है और उसका जो डेटा है उससे परिणाम निकाले जाते हैं। एंड ये सिस्टमेटिक रिव्यू है एम टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ बेसिक ईसीजी ट्रेनिंग ऑन क्वालिफाइड नर्सेस। ईसीजी ट्रेनिंग का नर्सेस के ऊपर क्या परिणाम होता है, और उसमें पाया गया कि बेसिक ईसीजी कोर्सेज वेर फाउंड टू इम्प्रूव नर्सेस नॉलेज, मतलब नर्सेस का नॉलेज बढ़ता है। क्वालिटी ऑफ केयर वॉज सीन बेटर, नर्सेस जो क्वालिटी ऑफ केयर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पेशेंट एडमिटेड है आईसीयू में एंड सपोज ही हैज़ सम चेंज इन ईसीजी, सपोज ही हैज़ सम एरिथमिया, टैकिकार्डिया, तो ईसीजी देख के सिस्टर तुरंत पकड़ लेती कि हाँ सर इसको टैकिकार्डिया हो रहा है, शायद उसको एसवीटी हो रहा है या उसको वीटैक हो रहा है, एंड दैट कैन चेंज द ट्रीटमेंट इमीडिएटली एंड दैट कैन अल्टीमेटली सेव द लाइफ, उससे जान बचती है। सो पेशेंट आउटकम्स वेर इम्प्रूव्ड। ये एक्यूरेसी ऑफ फिजिशियंस इन ईसीजी इंटरप्रिटेशन, अक्सर ये माना जाता है कि जो प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस एंड अबव, उनको ईसीजी का नॉलेज अच्छा रहता है, परंतु ये जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा का प्रतिष्ठित है सिस्टमेटिक रिव्यू, अगेन 78 आर्टिकल्स को उन्होंने खंगाला एंड व्हाट दे फाउंड वाज जस्ट ओवर हाफ, लगभग 54% लोगों को ईसीजी का इंटरप्रिटेशन आ रहा था, या 54% लोगों को, 50% लोगों को लगभग ईसीजी का इंटरप्रिटेशन वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, जितना चाहिए उतना नहीं था। और वो उनको अगर बाद में ट्रेनिंग दिया गया तो 67% तक इम्प्रूव हुआ उनका ईसीजी इंटरप्रिटेशन का जो एक्यूरेसी थी वो। सो ये क्या बताता है? दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टडी रिवील्स अ पोटेंशियल डेफिशिएंसी इन फिजिशियन प्रैक्टिस रिगार्डिंग ईसीजी। मतलब एक यहाँ पे एक डेफिशिएंसी है जो फिजिशियंस को ईसीजी पढ़ाने में सिखाने में आपको दिलचस्पी क्यों लेनी चाहिए, उसका ये उत्तर है। अगेन accuracy of physicians electrocardiogram interpretation, again a systematic review. Conclusion क्या है? Physician at all training levels had deficiencies in ECG interpretation, सभी ट्रेनिंग लेवल्स पे, राइट फ्रॉम जूनियर डॉक्टर्स टू कंसल्टेंट्स, इवन आफ्टर एजुकेशनल इंटरवेंशन, मतलब कई बार एजुकेशनल इंटरवेंशंस लेने के बाद भी इम्प्रूव्ड एजुकेशन अक्रॉस द प्रैक्टिस कंटिन्यू अपीयर्स वारंटेड, मतलब ईसीजी के लिए इम्प्रूव्ड एजुकेशन की आवश्यकता है। अभी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और एक अमेरिका का प्रतिष्ठित जर्नल है, उसका ये समरी एंड कमेंट इन्फॉर्मिंग प्रैक्टिस डेफिशिएंसीज इन ईसीजी इंटरप्रिटेशन। दिस सोबरिंग स्टडी रिपोर्ट्स लो एक्यूरेसी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ ग्रुप्स, मतलब वाइड रेंज ऑफ डॉक्टर्स को ईसीजी इंटरप्रिटेशन में खामियां पाई गई। कार्डियोलॉजिस्ट डिड द बेस्ट बट स्टिल हैड अ हाई प्रिवेलेंस ऑफ एरर्स, मतलब कार्डियोलॉजी नेचुरली ईसीजी में बहुत अच्छे थे, परंतु कार्डियोलॉजिस्ट में भी कई डेफिशिएंसीज पाई गई। द लेवल ऑफ एक्यूरेसी आर ग्रेट इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी अपने को चाहिए है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ST एलिवेशन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये स्टडी बताती है कि ईसीजी कन्वेज इन्फॉर्मेशन यूनिक फ्रॉम दैट ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी, मतलब अपने को क्या लगता है अपने पास इकोकार्डियोग्राफी है, कोरोनरी एंजियोग्राफी है, सब कुछ है, व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट ईसीजी? बट ईसीजी नॉलेज से इलेक्ट्रिकल नॉलेज
जो वेक्टर का नॉलेज आपको पता चलता है उससे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस पता चलती है जो शायद कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी नहीं पता चलती, इसलिए वी शुड नॉट टेक ईसीजी लाइटली। दूसरा, ईसीजी बहुत सस्ता है, तुरंत हो जाता है, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स टू गेट एन ईसीजी डन, राइट। सो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि ईसीजी इज वैल्यूएबल फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, स्पेशली इन आईसीयू। अभी इस पॉइंट को समझने के बाद अपन विलियम इथोवेन को सैल्यूट देते हुए आगे बढ़ते हैं। ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईसीजी। उनको 1924 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और देखिए कितना बड़ा ईसीजी मशीन था तब। और जो टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सबसे पहले 1893 में डच मेडिकल मीटिंग में इन्हीं विलियम इथोवेन ने यूज़ की थी, जो आजकल कॉमन टर्म है ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट। जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं हार्ट में, उसका एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। द स्टडी ऑफ द वेवफॉर्म कैन लीड टू ग्रेटर इंसाइट्स। ये वेव नॉर्मली 5 वेव्स रहते हैं, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ये वेवफॉर्म्स में जो भी चेंजेस होते हैं उससे हार्ट के कंडीशन के बारे में जानकारी मिलने में मदद होती है। सो ईसीजी में इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपने को क्या बताया? ईसीजी प्लॉट्स वोल्टेज ऑन इट्स वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में वोल्टेज प्लॉट होता है एंड टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द ईसीजी का जो रनिंग टाइम होता है दैट इज 25 मिलीमीटर पर सेकंड, राइट। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपने को क्या बताती है? हार्ट रेट कितना है ना, हार्ट की गति कितनी चल रही है, हार्ट रेट रेगुलर है कि इरेगुलर है, एंड द इंटरवल्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन। अलग अलग हार्ट के जगहों पे करंट टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, राइट। सो दिस अपने को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बताती है। वर्टिकल एक्सिस अपने को बताती है कि वोल्टेज कितना है ना। अगर हार्ट का कोई एरिया मोटा हो गया तो वोल्टेज वहां ज़्यादा जाएगा। वोल्टेज रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन। ये जो वोल्टेज बताता है हार्ट के सभी जगहों पे, सभी हार्ट के भागों में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही, उसका समेशन, उसका टोटल अपने को एक वेक्टर के रूप में ईसीजी में देखने को मिलता है। अभी कुछ बेसिक्स से अपन चालू करेंगे, क्योंकि देयर आर इन माय ऑडियंस ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे स्टाफ नर्सेस हो सकते हैं, शायद उनका बायोलॉजी ना हो इनिशियली और बाद में उन्होंने एएनएम या जीएनएम करके फिर बीएससी किया हो, और कई लोग फिजिक्स में बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक, ताकि पूरे ऑडियंस को समझ में आए। अगर एक फ्लास्क में अपन सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें एक बैटरी लगा के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अगर डालते हैं, बैटरी चालू कर देते हैं, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। सो अगर ऐसा होता है तो सोडियम और क्लोराइड, दो आयंस में सोडियम क्लोराइड जो अपना सॉल्ट रहता है वो विभाजित हो जाता है। जितने पॉजिटिव आयंस रहते हैं जैसे सोडियम, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज द कैथोड, इसलिए सोडियम को अपन क्या कहते हैं? कैट आयन, राइट। सो कैट आयन इज द नेगेटिव आयन, और क्लोराइड जाता है पॉजिटिव एनोड की तरफ, इसलिए क्लोराइड को कहते हैं एनायन। अपने शरीर में इंपॉर्टेंट कैटायंस कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड नेगेटिव आयंस या आयन आयंस प्रेडोमिनेंटली क्लोराइड एंड बाइकार्ब। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हर एक सेल, हार्ट के सेल हो या अन्य सेल्स भी हो, उनमें एक दीवार बनी रहती है, जो उसकी बाउंड्री बनी रहती है, सेल वॉल बनी रहती है। वो लिपिड के बाय लेयर, मतलब दो परतों में लिपिड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट रहती है, और बीच में ऐसे कई गेट्स रहते हैं, पाथवेज रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं चैनल्स। वो चैनल से अनेक सब्सटेंसेज आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, अनेक प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जाते हैं, और वो जो चैनल्स है ये गार्डेड रहते हैं कई चीज़ों से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से, या कभी कभी वोल्टेज ग्रेडियंट से, या कभी कभी एक्टिव मैकेनिज्म से, मतलब सेल खर्चा करके, पैसा खर्च करके, सेल का पैसा कौन सा होता है? एटीपी। सो पैसा खर्च करके ये आयन को ऑपरेट करती है, पर्टिकुलर आयन को बाहर, चैनल्स को ऑपरेट करती है पर्टिकुलर आयन को बाहर करने के लिए या पर्टिकुलर आयन को अंदर करने के लिए। सो कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल एटीपीएस करके एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, बाद में आएगा। तो वो क्या करती है? 3 सोडियम को बाहर करती है सेल और 2 पोटेशियम अंदर लेती है। कुल मिला के बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के बाहर अगर अपन ग्रेडियंट देखें, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? कि बाहर
चार्जेस और अंदर के चार्जेस में फर्क, बाहर पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, अंदर कम पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये वेरियस पंप्स है, ये अब सोडियम बाहर कर रहे हैं, ओके। एंड नॉर्मली क्या होता है, इंट्रासेलुलर सोडियम बहुत कम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम इज 140। सीरम में अपने सोडियम कितना होता है, लगभग 140। इंट्रासेलुलर सोडियम बहुत कम होता है। पोटेशियम अलग अलग सेल्स में 104 से 180 होता है, बाहर सीरम में पोटेशियम या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बहुत कम होता है। क्लोराइड अंदर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, और कैल्शियम बहुत ही कम होता है अंदर और बाहर 3 के आसपास होता है, 3 मिलीमोल। तो कुल मिला के जो कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम है, तो अगर अपन ने एक सेल में एक माइक्रो इलेक्ट्रोड डाला और उसने अगर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों बाहर के चार्जेस और अंदर के चार्जेस में अगर डिफरेंस कैलकुलेट किया, जिसको अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, तो वो निगेटिव में आएगा, राइट। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज ऑलवेज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द सेल्स, राइट। एंड इसको अपन कहते हैं पोलर पोटेंशियल। क्यों? शायद बीच का अगर जीरो कहते हैं उसको इक्वेटर कहें, अगर अपन एक्सट्रीम कहते हैं तो इसको पोल कहते हैं, इसलिए ये एक्सट्रीम नेगेटिव पोटेंशियल रहता है, इसलिए अपन शायद इसलिए उसको पोलर पोटेंशियल नाम दिया होगा, या सेल को पोलराइज कहा जाता है। नाउ यही एग्जांपल मैंने बताया था पहले, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, जिससे 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ जाता है। उसके कारण बाहर पूरे पॉजिटिव चार्जेस हैं, अंदर पूरे नेगेटिव चार्जेस है, तो सेल इज नेगेटिव ऑन द इनसाइड। ये डिफरेंट सेल्स हैं जिनको नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना रहता है। अपन अभी हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट में एसए नोड द पोटेंशियल इज अबाउट -65, राइट। कार्डियक मसल एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर इज अबाउट -80। नाउ ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, ये चेंज होता है, अचानक पोटेंशियल बढ़ता है और फिर नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आता है, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। कई सेल्स में एक्शन पोटेंशियल तभी होता है जब बाहर से उसको कोई करंट मिलता है, परंतु एसए नोड या एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रैपिड राइज एंड सब्सिक्वेंट फॉल इन वोल्टेज across the potential across the cellular membrane with a characteristic pattern। मतलब तेजी से जो अपना नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, तेजी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, जीरो को भी क्रॉस करके आगे जाता है, पॉजिटिव होता है, कुछ देर बाद फिर नेगेटिव होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अभी जो नॉर्मल मसल सेल्स है, हार्ट की एट्रिया या वेंट्रिकल्स की जो मसल सेल्स है, उसमें ये एक्शन पोटेंशियल अपने आप जनरेट नहीं होता, बट कुछ सेल्स है जिसमें अपने आप जनरेट होता है, उसको उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। तो हार्ट में 2 प्रकार की सेल्स रहती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है, राइट, और जो कंडक्टिंग सिस्टम जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है अपने आप, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। कंडक्शन सिस्टम चालू होती है एसए नोड से। एसए नोड राइट एट्रियम में रहती है जहां सुपीरियर वेना को एंटर करती है, वहां से 3 रास्ते रहते हैं जिससे करंट आता है एवी नोड। एवी नोड इज एट द, जैसा नाम बताती है, इज एट द जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, और वहां से एक बंडल ऑफ हिज, ये हिज करके एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे है, बंडल ऑफ हिज शुरू होता है, आगे चल के इस बंडल ऑफ हिज सेप्टम में जाता है और 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। लेफ्ट बंडल फिर से 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल एंड लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, राइट। और ये दोनों बंडल से छोटे 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 पुरकिंजे फाइबर्स रहते हैं जो मसल, जो करंट को तेजी से अलग अलग मसल सेल्स पे पहुंचाते हैं। तो ऑटोमेटिसिटी ये सेल्स में रहती है, कंडक्टिंग सेल्स में। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक सेल्स टू जनरेट स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल। द एक्शन पोटेंशियल जो दोनों में एक्शन पोटेंशियल, एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल और कार्डियक मसल सेल का एक्शन पोटेंशियल में, दोनों में फर्क है, आगे अपन देखेंगे डिटेल में फर्क, परंतु बेसिक चीज बता देता हूं कि जो कार्डियक मसल सेल है उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अपन ने अभी देखा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नेगेटिव। एसए नोड में देयर इज नथिंग कॉल्ड अ रेस्टिंग बिकॉज द सेल नेवर रेस्ट्स। आप सोएंगे भी तो एसए नोड तो काम करती रहेगी, so there is no resting membrane potential, it is always working। so जैसा membrane potential नेगेटिव -65 आता है,
तुरंत दूसरा एक्शन पोटेंशियल चालू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिसिटी। ऐसे नोड में क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिसिटी कैसे चालू हो जाती है, कैसे ऑटोमेटिकली सेल्स में एक्शन पोटेंशियल चालू हो जाता है। ये जैसे -60 या 65 जो उनका सो कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, निगेटिव पोटेंशियल रहता है, वहां जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है, फनी सोडियम चैनल्स चालू हो जाते हैं। फनी का मतलब मजेदार, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कारण अपने को मालूम नहीं, अचानक ये चैनल चालू हो जाते हैं। धीरे 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 सोडियम आयंस एस नोड में एंट्री करते हैं। एंट्री करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 अंदर का पोटेंशियल पॉजिटिव होते जाता है, और जैसा पॉजिटिव होते होते -40 तक पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये एक सीमा है, जिस सीमा में, जिस वोल्टेज में अचानक कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल्स खुलने से बहुत सारा कैल्शियम अंदर आता है और सेल को तेजी से पॉजिटिविटी, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को तेजी से पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। अपन -65 थे, -40 में कैल्शियम चैनल खुल गया, धीरे 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 तुरंत 20 तक, पॉजिटिव 20 तक सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच गया। सो ये अपन माइनस जो निगेटिव पोटेंशियल था या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था या पोलर पोटेंशियल था, उससे अपन दूर जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं, जीरो से भी परे जा रहे हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। पोलर पोटेंशियल से अपन दूर जा रहे हैं, पोलराइज सेल अभी अपनी पॉजिटिव हो गई या डीपोलराइज हो गई, राइट। सो एज सुन एज द सेल्स गेट कंप्लीटली डीपोलराइज +20 में, तब 20 प्लस पोटेंशियल आने के बाद ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। मतलब एक पार्ट ये वोल्टेज से चलता है सब कुछ खेल, जैसा 20 + 20 का वोल्टेज आए, कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं और क्या खुलता है, पोटेशियम चैनल्स। ये पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं, राइट। सो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहे हैं, इसलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर निगेटिव की तरफ आने लगता है। इस प्रक्रिया को अपन पोलर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को कहेंगे रीपोलराइजेशन, राइट। सो रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये पोटेंशियल -60 नहीं पहुंचता है या -65, जो उसका सो कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जैसा ये पहुंचता है, पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं और फिर फनी सोडियम चैनल्स चालू हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, धीरे 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 नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल की तरफ सेल को ले जाते हैं, क्योंकि फिर से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं, राइट। सो अगर अपन देखें तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सेल रहती कितने देर है, जैसे सेल यहां पहुंची रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तुरंत दूसरा एक्शन पोटेंशियल चालू हो गया। सो देयर इज नो ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। सो एक डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की साइकिल खत्म हो गई, दूसरी चालू। दैट इज व्हाई द हार्ट बीट्स कंटिन्यूअसली। ये जो अलग अलग फेजेस को अपन नाम देते हैं, जो पहली फेज है जिसमें सोडियम चैनल धीरे 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 अंदर आ रहे हैं, सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, उसको कहेंगे फेज 4। फिर थ्रेशोल्ड पे अपन पहुंचे और तेजी से कैल्शियम चैनल्स अंदर आए जिससे सेल डीपोलराइज हो गई, उसको कहेंगे फेज 0। और फिर कैल्शियम चैनल बंद हो गए और पोटेशियम चैनल्स खुल गए, और फिर से सेल को अपन रीपोलराइजेशन की तरफ आते हुए देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेज 3। फेज 1 और 2 गायब है, जो कि कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल में, मायोसाइट एक्शन पोटेंशियल में आपको दिखेंगे, राइट। सो इसमें ये आपको इतना ही ध्यान रखना है अभी कि एसए नोड का जो एक्शन पोटेंशियल है वो कार्डियक मसल सेल के एक्शन पोटेंशियल से थोड़ा अलग है, जिसमें फेज 1 और फेज 2 नहीं रहेंगे, केवल फेज 0, फेज 4 एंड फेज 3। नाउ ये जो ऑटोमेटिक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की प्रॉपर्टी है या ऑटोमेटिसिटी है, ये सबसे ज्यादा रहती है एसए नोड पे, 70 से 80 पर मिनट। इसलिए एसए नोड इज द किंग या क्वीन ऑफ कंडक्शन सिस्टम। सब बीट चालू कहां से होती है, एसए नोड से। इसलिए जो नॉर्मल हार्ट बीट को अपन क्या कहते हैं, साइनस बीट, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द एसए नोड। फिर इंटरनोडल पाथवे से करंट जाता है एवी नोड। अगर एसए नोड कुछ प्रॉब्लम हो गया, एसए नोड काम करना बंद कर दी, तो एवी नोड काम करना चालू कर देती है, बट उसकी ऑटोमेटिसिटी की स्पीड रहेगी 40 से 60। अगर एवी नोड भी काम करना बंद कर दिया तो बंडल ऑफ हिस बीट करना चालू कर देगा एट अ रेट ऑफ 40 पर मिनट। अगर वो भी काम करना बंद कर दिया तो ये पुरकिंजे फाइबर्स खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने चालू कर देंगे एट द रेट ऑफ 15 to 20 पर मिनट। यहां तक अपन ने देखा कि एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कंडक्टिंग सिस्टम में कैसा जनरेट होता है। नाउ व्हेन
द करंट रीचेस द हार्ट मायोसाइट, जब करंट हार्ट की मसल सेल को पहुंचता है ये पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, तो एक मसल सेल से दूसरे मसल सेल में ये आयंस जाने की व्यवस्था है, इसको कहते हैं गैप जंक्शंस। ये जो मसल फाइबर रहते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं गैप जंक्शन से, और ये गैप जंक्शन से सोडियम आयंस, कैल्शियम आयन धीरे धीरे एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, जिससे अगर मान लो पुरकिंजे फाइबर से टाइम पे अपने को एक्शन पोटेंशियल नहीं पहुंचा तो एक मसल से दूसरे मसल्स पे भी ये एक्शन पोटेंशियल जा सकता है। नाउ कार्डियक मसल सेल इज नॉर्मली एट -90, जो एक्शन पोटेंशियल है हार्ट का मसल सेल का, वो लगभग माइनस एक्शन पोटेंशियल नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये लगभग -90 या -85 रहता है। एंड द सेल इज रेस्टिंग, मतलब ये आप देख रहे हैं ये फ्लैट लाइन रहती है 4 की, उसमें ऐसे नोड के अपने देखिए 4 की फ्लैट लाइन नहीं थी, इट वाज लाइक दिस, इट वाज गोइंग अप, ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि सोडियम चैनल्स आ रहे, सोडियम आयंस आ रहे थे अंदर, इसकी इट इज अ फ्लैट लाइन, इट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब किसी कारण से धीरे धीरे कैल्शियम चैनल, इसमें कैल्शियम आयंस आने लगते हैं धीरे धीरे, एक सेल से दूसरे सेल्स में कैल्शियम आयन जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है धीरे 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 ये पोटेंशियल जाने लगता है टूवर्ड्स पॉजिटिव, राइट। एंड जैसे ये थ्रेशोल्ड मिलती है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितनी -65, उसमें थी -40 ऐसे नोड में, इसमें -65, जैसे ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है -65 तो सडन क्या खुल जाता है, सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। एंड सडन चैनल्स इतना तेजी से सोडियम अंदर आता है कि सीधा स्ट्रेट लाइन के रूप में आप देख सकते हैं, सीधा पोटेंशियल -65 से +20 जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, क्योंकि अपन पोलर पोटेंशियल से दूर जा रहे हैं। सो दिस पार्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, सेल निगेटिव से पॉजिटिव हो गए। जब +20 तक ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है या डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और फास्ट गेटेड पोटेशियम चैनल थोड़ी देर के लिए खुलते हैं। पोटेशियम क्या करता है, चैनल्स क्या करते हैं, पोटेशियम बाहर ले जाते हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा निगेटिव की तरफ आने लगता है। बट देन यू कैन सी दिस प्लेटो फ्लेज, एक फ्लैट लाइन टाइप की दिख रही है, यहां पे क्या होता है कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स, वो क्या करते हैं कैल्शियम को अंदर लाते हैं, राइट। यू कैन सी फ्रॉम हियर द कैल्शियम इज कमिंग इनसाइड, और एट द सेम टाइम ये पोटेशियम चैनल्स पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं। कौन से, स्लो डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। ये फास्ट वाले जो पोटेशियम चैनल्स रहते हैं थोड़ी देर के लिए खुले थे, बंद हो गए, फिर स्लो पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं जो कि पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं और कैल्शियम को अंदर ले जाते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को चार्जेस, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं, वहां पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहे हैं, तो दोनों अपने आप को निगेट कर लेते हैं और इसलिए यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लेटो फेज, और इसको कहते हैं फेज 2। अपन ने ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल में देखा था कि देयर इज नो फेज 1 और 2, राइट। वहां 0 फेज थी जो कि कैल्शियम से हुई थी, यहां 0 फेज है डीपोलराइजेशन, दैट इज ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम। आफ्टर द एंट्री ऑफ सोडियम ये थोड़ी देर के लिए जो फास्ट पोटेशियम चैनल खुलते हैं, जिससे पोटेशियम ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल थोड़ा निगेटिव की तरफ आता है, उसको कहते हैं फेज 1, उसको कहते हैं अर्ली रिपोलराइजेशन। ये याद रखना टर्मिनोलॉजी, जब अपन ईसीजी में चेंजेस देखेंगे उसमें अर्ली रिपोलराइजेशन का जिक्र होगा। उसके बाद फेज 2 में क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, कैल्शियम अंदर आता है और एट द सेम टाइम स्लो पोटेशियम चैनल खुलते हैं, पोटेशियम जहां बाहर जाता है, वो एक में को कंपेंसेट करते हैं और यू गेट अ रिलेटिवली स्ट्रेट लाइन और अ प्लेटो, प्लेटो मतलब समतल, प्लेटो फेज, राइट। और फिर कुछ देर बाद ये कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं एंड देन पोटेशियम चैनल जो स्लो वाले थे वो भी खुलते हैं और फास्ट रेक्टिफायर जो फेज 1 के बाद बंद हो गए थे वो भी खुलते हैं, तो पोटेशियम तेजी से बाहर जाता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तेजी से फिर वापस आ जाता है, कहां तक, -90 तक, जो कि वो फिर से पॉजिटिव से अपने नॉर्मल निगेटिव पोटेंशियल पे आता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं रिपोलराइजेशन। सो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल और ऐसे नोड के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल जब बाहर से पहुंचता है करंट तभी होता है, इसलिए देयर इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
फिर धीरे धीरे कैल्शियम चैनल्स अंदर आते हैं, वहां फनी सोडियम चैनल्स फनी सोडियम चैनल्स खुलते हैं और सोडियम अंदर आता है। यहां प्रेडोमिनेंटली कैल्शियम अंदर आता है, सोडियम भी आता है, जिससे फेज 0 की शुरुआत में कैल्शियम अंदर आके उसको नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ले जाता है, इसलिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है। जैसा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है क्या होता है, सोडियम चैनल खुल जाते हैं और लॉट ऑफ सोडियम कम्स इनसाइड, जिससे डीपोलराइज हो जाता है। उसके बाद अर्ली रिपोलराइजेशन फेज 1 में पोटेशियम चैनल खुलते हैं फास्ट, जो कि पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं, पर थोड़ी देर में वो बंद हो जाते हैं। फेज 2 में कैल्शियम चैनल खुलते हैं जो कैल्शियम को अंदर लाते हैं, एट द सेम टाइम स्लो पोटेशियम चैनल खुलते हैं जो पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं, और दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं, इसलिए आपको प्लेट्यू मतलब समतल लाइन मिलती है, जैसे जिसको बोलते हैं फेज 2। उसके बाद फेज 3 की शुरुआत में कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं एंड पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं, फास्ट और स्लो दोनों खुलते हैं, और रैपिडली पोटेंशियल फिर से नॉर्मल की तरफ आता है। कब तक आता है, जब तक -85 या -90 जो रेस्टिंग कार्डियक मायोसाइट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रीच नहीं हो जाता, पहुंच नहीं जाता, तब तक पोटेशियम चैनल्स चालू रहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस फेज को कहते हैं फेज 3। सो दीज आर द फेजेस ऑफ मायोसाइट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब भी ये चैनल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, अलग अलग डिसीजेस हैं, अलग अलग बाद में ईसीजी में अपन पढ़ेंगे, जब बीमारियां अलग अलग पढ़ेंगे तब, तो व्हेनेवर दीज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल, जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ऑकर। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक सेल में एक्शन पोटेंशियल आके डीपोलराइजेशन हो गया, रिपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद फिर से वो सेल दूसरा एक्शन पोटेंशियल लेने को तैयार नहीं रहती है ना, रेस्ट करती है। तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, जो मैं उंगली चला रहा हूं, ये उंगली में चलाता हूं, ये स्केलेटल मसल से चल रही, मैं चाहूंगा उसको बहुत तेजी से चलाऊं, राइट, है ना। ऐसा बोलते थे ब्रूस ली 1 मिनट में 30 घूंसे मारता था, 40 घूंसे मारता था। सो ही कुड इंक्रीज हिज स्पीड एट हिज विल। आई कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ माई फिंगर एट माई विल, बट हार्ट में ऐसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक एक्शन पोटेंशियल होने के बाद वो सेल आराम करती है, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा हार्ट भट बीट करने लगेगा, तो क्या होगा, मेरा हार्ट भर ही नहीं पाएगा और ब्लड आ ही नहीं पाएगा, फेंकेगा क्या, तो सडनली मैं बेहोश हो जाऊंगा, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दिस इज द, ये भगवान ने व्यवस्था की है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें ये रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान कोई दूसरा करंट हार्ट को टच नहीं कर सकता है, या टच करेगा भी तो उससे नया डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल शुरू नहीं कर सकता। यह होता है प्रेडोमिनेंटली सोडियम चैनल्स के कारण। सोडियम चैनल्स 3 फेज में रहते हैं, राइट। 3 फेज कौन सी है, ओपन, क्लोज्ड एंड इनएक्टिवेटेड। सो ये क्लोज मतलब सोडियम चैनल यहां बंद है, परंतु अगर कोई नया एक्शन पोटेंशियल उसको पहुंचा तो सोडियम चैनल खुल जाएगा। दूसरा, चैनल्स ऑलरेडी ओपन है तो काम कर ही रहे, सोडियम अंदर आ ही रहा है। और तीसरा, इनएक्टिवेटेड। सर जब सोडियम चैनल्स खुलता है और सोडियम अंदर आ जाता है, तब ओपन से सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। जब इनएक्टिवेट हो जाता है तो उसको हील होने में या फिर से क्लोज स्टेट में आने में टाइम लगता है। दैट इज वाई दिस इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड के 2 पार्ट्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट का मतलब है इसमें कितना भी बड़ा करंट आप दे दो, परंतु यहां नया एक्शन पोटेंशियल चालू नहीं होगा इस फेज में। वाइल जब ये फेज 3 का डिपोलराइजेशन चल रहा है, तब लगभग आधे तक आने में 50% सोडियम चैनल्स रिकवर हो जाते हैं, इनएक्टिवेटेड स्टेट से क्लोज स्टेट में आ जाते हैं। तब अगर आपने ज्यादा बड़ा करंट दे दिया तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में आप कितना भी करंट दो, नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर आपने बड़ा करंट दिया तो यहां नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। ये याद रखना, जब अपन डिफिब्रिलेशन पे एक क्लास लेंगे तब आर ऑन टी फिनोमेनन करके करता है। अगर आपका करंट रिपोलराइजेशन वाले फेज में पड़ गया तो यहां पे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। सो इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने क्या पॉइंट्स कवर किए, आई विल जस्ट रिकैप्चुलेट। नंबर 1, ECG is required for good patient care in ICU.
और इवन इन अदर हॉस्पिटल एरियाज़। कुल मिले के ईसीजी का नॉलेज नर्सेस को, स्टाफ नर्सेस को, डॉक्टर्स को होना चाहिए ताकि पेशेंट केयर और आउटकम इम्प्रूव होता है। नंबर 2, हमने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ऑटोमेटिसिटी क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, और एविन मसल मायोसाइट या कार्डियक मसल सेल का एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। फाइनली अपन ने देखा व्हाट इज़ रिफ्रैक्टरी पीरियड। सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट होने से होता है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड की 2 पार्ट्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ अपन विराम लेते हैं। इन ईसीजी ट्यूटोरियल 2 हम देखेंगे कि ये एक्शन पोटेंशियल से ईसीजी की PQRST वेव्स कैसे होती है। थैंक यू सो मच।